नमस्कार, मैं हूं आयुषी जैन। सबकी खबर देख रहे हैं आप। आज का हमारा खास इंटरव्यू है चर्चा में रहने वाले भोपाल के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भविष्य वक्ता पंडित विनोद गौतम जी, जो ग्रह नक्षत्रों की गणना और ज्योतिषीय अध्ययन के आधार पर अपनी भविष्यवाणियां करते हैं और उनकी भविष्य को लेकर बताई गई बातें लगभग सच निकलती हैं। कल रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। देश भर में भाई बहन इस पर्व का इंतजार कर रहे हैं। बहनें अपने भाई को किस समय राखी बांधे, इसके बारे में जानेंगे। और पंडित जी ने भूकंप को लेकर ज्योतिषीय संकेत बताए हैं, उस पर भी हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित विनोद गौतम जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले पंडित जी, रक्षाबंधन को लेकर बात करते हैं। कल रक्षाबंधन है, इस पर राखी बांधने के लिए क्या शुभ मुहूर्त है? क्या इस बार कोई भद्रा का प्रभाव है? वैसे देखा जाए तो आपके इस चैनल ने हमारी ये जो भविष्यवाणियाँ हैं ये प्रसारित की और देव संयोग से भविष्यवाणियाँ कुछ के जो संकेत हैं वो सत्य हुए। आज रक्षाबंधन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। साथ ही अगर ज्योतिष पे अगर आते हैं तो रक्षाबंधन के दिन भद्रा विशेष तौर पर बाधक होती है। पूर्णिमा के दिन चूँकि ये रक्षाबंधन होता है और पूर्णिमा के दिन हर पूर्णिमा को भद्रा होती है, ऐसे में इस बार अगर देखा जाए तो भद्रा सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो रही है। तो जब भद्रा सूर्योदय के पूर्व समाप्त हो जाएगी, वैसे भद्रा चूँकि विष्टिकरण है, ये शनि देव की बहन है और देखा जाए तो जो भद्रा की अशुभ स्थिति है उससे बचना चाहिए। ऐसे में रक्षाबंधन भद्रा में नहीं राखी बांधते हैं, लेकिन इस बार सूर्योदय के पूर्व ही भद्रा समाप्त होने के कारण सूर्योदय के बाद का जो पूरा समय है वो रक्षाबंधन के लिए विशेष तौर पर शुभताकारी है। पंडित जी, आपने मतलब आप तो ये बताइए कि कितने बजे से मैं अपने भाई को राखी बांध सकती हूँ? देखिए, चूँकि इस बार किसी भी प्रकार का कोई भद्रा का दोष भी नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार का जो ग्रहण दोष है उसका कोई विधि या अन्य कोई सूतक नियम यहाँ पर मान्य नहीं है। हालांकि विदेशों में ग्रहण पड़ रहा है तो ऐसा कोई अशुभ स्थिति नहीं है। पंच महायोगों में से एक महायोग बुधादित्य योग भी बना हुआ है, अर्थात सिंह राशि में सूर्य और बुध ये रक्षाबंधन के दिन विशेष तौर पर शुभता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में हम सबसे पहले सूर्योदय कालीन अपने देवी देवताओं को रक्षाबंधन करना चाहिए। इसके बाद हमको मंदिरों में अपने कुल देवताओं को, ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को, वास्तु देवताओं को, इन सभी अपने इष्ट देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधने के पश्चात हमको सबसे जो उत्तम समय है वो हमारा प्रातः काल का होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा समय होता है वो मध्याह्न काल होता है, जैसे अभिजीत काल बोलते हैं, अभिजीत मुहूर्त भी बोलते हैं। तो ये दोपहर के समय 11 से और 1 बजे के बीच के आसपास का समय रहता है, ये भी शुभ रहता है। शाम को गोधूली बेला अर्थात प्रदोष काल का समय होता है, ये शाम को 5 से 7 बजे के आसपास रहता है। तो इसमें जो हो तो निश्चित तौर पर शुभ रक्षाबंधन करना चाहिए। वैसे भी इस बार पूरे दिन सुबह, दोपहर, शाम कभी भी आप जो हो तो भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सकती हैं। बिल्कुल। पंडित जी, आपने भूकंप को लेकर कुछ संकेत दिए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो हमारा ज्योतिष मठ संस्थान का जो अनुसंधान है, लगातार चूंकि भूकंप और ग्रहण से संबंधित जो स्थितियां हैं इस पे अनुसंधान करता रहता है। इसके पूर्व भी 12 अगस्त को अभी एक सूर्य ग्रहण पड़ा था जो खग्रास था और ये ऐसा ग्रहण था कि विदेशों में भी शोध का विषय बना था। कई ऐसी जगह हैं जो जहाँ पर कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया था। और ये एक दूसरा जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है ये अभी श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन को ये अभी जो होने जा रहा है, तो ये ग्रहण की जो स्थिति है तो ऐसी बन रही है कि ग्रह योगों की स्थिति और दिनों के हिसाब से एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। अर्थात शास्त्रों में ग्रहणमाला ग्रंथ, अन्य जो हमारे ज्योतिषीय ग्रंथ हैं, उन्होंने ये बताया है कि अगर एक पखवाड़े में 2 ग्रहण तो राजा मरे की सेना, अर्थात अनिष्ट कारक होता है। एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ना अर्थात चंद्र ग्रहण, चूंकि ये हमारे प्रकृति से काफ़ी नज़दीक होता है, तो ऐसे में जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है ये भूकंप इत्यादि प्राकृतिक प्रकोप की स्थितियां देता है। और हमारी गणना के अनुसार ये चंद्र ग्रहण भूकंपीय चंद्र ग्रहण है। तो भूकंपीय चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो भूकंपों की श्रृंखला बनाता है। अर्थात एक भूकंप आया, फिर दूसरे देश में आया, इंडोनेशिया में आया, फिर इसमें आया, अन्य ऐसे जो है तो देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। और चूंकि जो ग्रहण हैं
वो हमारा नाम के अनुसार ही कार्यों में ग्रहण लगाने वाला होता है। तो ऐसे में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समरसता भंग भी होती है। देखा जाए तो ये ग्रहण सद्भिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में हो रहा है। भारत की प्रभाव राशि भी कुंभ है, तो ऐसा नहीं ग्रहण भारत में चूंकि नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका नियम सूतक भी मान्य नहीं है, लेकिन राशियों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, और उन राशि से संबंधित देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो देश अमेरिका हो, ईरान हो, रूस हो, या अन्य ऐसे जो हो तो देश हों जिन पर जो हो तो ये प्रभाव पड़ रहा है। अब चूंकि ये खगोलीय स्थिति है, और चूंकि जो हमारा ग्रहण के समय पर जो ग्रह हैं वो बहुत ऊर्जा शक्ति अपनी खो देते हैं, और ये ऊर्जा शक्ति उनकी खोने के कारण जो असंतुलन की स्थितियां बनती हैं, ऐसे में बड़े बड़े भूकंप भी आते हैं, जिससे जन धन की हानि भी होती है, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, और भारी तेज मतलब जो वर्षा का बंटवारा है और इसका वितरण व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। फलस्वरूप कहीं ज़्यादा बादल फाड़ बारिश होती है और कहीं सूखा पड़ जाता है। तो और 2026 को खत्म होने में ना पंडित जी, अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, कोई अप्रिय घटना का संकेत आप देंगे? कोई इशारा कर रही है आपकी ज्योतिष? जी, मैं चूंकि ज्योतिष त्रिकाल दर्शनी विद्या सौम्यचित्तेन लभ्यते निष्ठुरा खटकर्मी च नैव सिद्धति जन्मना। ये ज्योतिष विद्या त्रिकाल दर्शनी विद्या है, भूत भविष्य वर्तमान को बताती है। बिल्कुल। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही संयम और धैर्य से इसका जो है तो श्रवण करना चाहिए, इसका पालन भी करना चाहिए। पूर्व के समय पर जब नए वर्ष का अपने 2026 का उदय हुआ था, उस समय पर भी एक प्रोग्राम आपके सबकी खबर के माध्यम से बना था, और उसमें ये युद्धात्मक स्थितियों के बारे में बताया गया था। देखा जाए तो लगातार अभी जो समय चल रहा है वो ग्रह संकट की ओर बढ़ रहे हैं। संकट काल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके पहले अभी चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बना, राहु केतु के बीच में लगभग सभी ग्रह बंधक बन गए थे, और 2 बार ऐसा बंधन योग बना। आगामी स्थितियां भी अनुकूल रही हैं। रुद्र बीसी का ये 14वां वर्ष चल रहा है। आगामी 7 वर्ष 2026 तो ठीक है, 27 आने वाला है। 27 में भी ये लगातार जो घटना और दुर्घटना चक्र है ये थोड़ा सा संकट काल की ओर है। हमको अभी 7 साल संकट के रहेंगे, इसके पश्चात जो स्थितियां हैं वो अनुकूल बनेंगी। और चूंकि ये भविष्यवाणियां हैं, इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हम भविष्यवाणियां किसी को डराने के लिए करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम भविष्यवाणियों से थोड़ा सा सचेत हो जाएं तो उससे हमको नुकसान से बचा जा सकता है। मतलब आपकी ज्योतिष विद्या इस तरफ इशारा कर रही है कि जैसे अभी चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो आम जनता है उन पर संकट के, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आएगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि जो ग्रह हैं वो एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंच खेचरा पिलवंतु मही सर्वे जले न रुद्रेर्वा। जब 4 या 5 ग्रहों की स्थिति बनती है तो देश में युद्धात्मक स्थितियां बनती हैं, मानवीय प्रकोप भी जो है तो बनते हैं। कोई प्राकृतिक प्रकोप भर नहीं होते हैं, इसमें मानवीय प्रकोप अगर बढ़ता है तो उससे निश्चित तौर पर संकट काल का समय कहते हैं। संकट काल में हर प्रकार से जो तो संकट आता है। जब संकट आता है, जब परेशानी आती है तो चारों प्रकार से आती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि महंगाई भी नहीं होगी, महंगाई और जाएगी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई भी बढ़ेगी, और चूंकि प्राकृतिक प्रकोप और मानवीय प्रकोप दोनों एक साथ होंगे तो ऐसे में देखा जाए तो आगामी समय पर हमको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, संभल के चलने की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है। कोई राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं देश में जो घटनाएं चल रही हैं, राजनीतिक उठापटक चलती जा रही है, और आपने जो भविष्यवाणी की थी वो सही भी निकली। आपने युद्ध के बारे में बताया था, और वो पूरे साल में हमने यही देखा है। अब अगस्त खत्म होने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, तो आपको क्या लग रहा है आगे कोई राजनीतिक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? हाँ, ऐसा ग्रहों का स्थिति जो इसका कर्ता धर्ता है, राजनीति का कारक है मंगल, तो इसके राशि परिवर्तन से कुछ स्थितियां बदल रही हैं और कुछ षड्यंत्री योग भी बन रहे हैं। तो जिससे प्रभाव से इसके अगर देखा जाए तो जो इसका ग्रहण का भी प्रभाव है, इनके प्रभाव हैं, अन्य ग्रहों के प्रभाव हैं,
तो ये भारत की प्रभाव राशि जो कुंभ है इसको भी प्रभावित करते हैं, मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि जो है मकर है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो इनके दोनों के स्वामी शनि हैं और शनि अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश है। हालांकि इनमें षड्यंत्री योग बना हुआ है, तो न्याय व्यवस्था के अनुसार भी और राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी कुछ षड्यंत्री योग राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। खासतौर पर दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति जो है तो व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। भारत की जो राजनीति स्थिति है या भारत की प्रभाव राशि का स्वामी जो शनि है वो अभी मजबूत स्थिति में है, तो इतना ज़्यादा विशेष प्रभाव भारत पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन षड्यंत्री योग का प्रभाव जरूर पड़ रहा है। ऐसे में जगह जगह हड़तालों की बाढ़ टाइप की आ जाएगी, धरना प्रदर्शनों की बाढ़ टाइप की आ जाएगी और ये सारी चीज़ें षड्यंत्र के तहत की जा रही हैं। तो आपने भी जैसे मध्य प्रदेश का नाम लिया, तो क्या सरकारों में कुछ बदलाव होगा? कुर्सी हिलेगी किसी की? क्या आपका इशारा किस तरफ है? देखिए, जहाँ तक अगर राज्य सरकार की बात करें, हमारे मध्य प्रदेश शासन में अगर देखें तो उसमें हमारे जो मध्य प्रदेश की स्थिति है उसकी राजनीतिक स्थिति में जो संकट काल आ रहा है वो अशुभ है, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की कुंडली में अगर देखें तो 5 महायोगों में से 4 महायोग उस कुंडली में विद्यमान हैं। तो ऐसे में किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यथा केंद्रे बृहस्पति, सारे ग्रह मिलकर भी इकट्ठा षड्यंत्र करें तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ऐसे में ये बलि योग भी इनके लिए प्लस पॉइंट है। तो निश्चित तौर पर ये प्लस पॉइंट उनको अनेक प्रकार के षड्यंत्री योग से निकालने में सहायक है। लेकिन राजस्थान और दिल्ली की जो सरकार है और अन्य प्रदेशों की भी सरकारें थोड़ा सा परिवर्तन होने के संकेत ग्रह दे रहे हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अभी मोहन यादव जी की कुर्सी बराबर बनी रहेगी, अभी उन्हें गद्दी से कोई नहीं हिला सकता है। बाकी जो राजनीतिक परिवर्तन आएंगे वो अपनी जगह है। और पंडित जी, एक सवाल है कि 2027 के लिए आप हमें सचेत कर दीजिए, देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, क्योंकि आपके प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट एक्यूरेट निकलते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि आप इस चैनल के माध्यम से बताना चाहें कि ऐसी कुछ होने वाली है घटना, या आप अपनी एक राय भी दे सकते हैं 27 को लेकर? 2027 का उदय रात्रि में 12 बजे होगा कन्या लग्न से जी। और कन्या लग्न में उदय होने के कारण देखा जाए तो 2027 अन्य कूटनीतिक दृष्टि से बहुत बेहतर रहेगा। जावेद लोकेन चरा चरानी गुल्लिम लतावर भूमिर्गणानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम। 2027 ये सभी के पूरे प्रकृति के और सृष्टि के पूरे स्वरूप को दर्शा रहा है। तो ऐसे में कुछ सामान्य स्थितियां तो रहेंगी ही, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप और मानवीय प्रकोप में कमी आने वाली नहीं है। और ये 2027, 28, 29 आगामी 7 साल तक रुद्रबीसी का प्रभाव है। अभी रुद्रबीसी का 14वां वर्ष चल रहा है। जब रुद्रबीसी शुरू हुई थी उस समय पर 2013 में रुद्रबीसी शुरू हुई थी और आप देखें कि केदारनाथ में कैसी स्थितियां बनी थी, इसके बाद केरल में कैसी स्थितियां, फिर पशुपतिनाथ में कैसी स्थितियां रहीं, फिर आप देखिए कि कोरोना संकट आ गया, कोरोना संकट 2 साल रहा, इसके बाद आप देखिए यूक्रेन रूस का युद्ध हो गया, फिर आप अभी लगातार अमेरिका और ये इजराइल और ये ईरान वगैरह ये अभी भिड़े हुए हैं। लगातार ये संकटपूर्ण स्थितियां चल ही रही हैं। ये लगातार 20 साल चलेंगी क्योंकि ये रुद्रबीसी का प्रभाव चल रहा है। अब इसमें किसी वर्ष कम रहेगा, किसी वर्ष ज़्यादा रहेगा। तो 2027 चूंकि ये 14वां वर्ष रहेगा तो ये निश्चित तौर पर ये प्रभावित करेगा, सावधानी की आवश्यकता है। तो बिल्कुल पंडित जी ने हमें बता दिया है कि 2027 आने वाले साल में हमें थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगी। पंडित जी, एक आखिरी सवाल है और हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। बहुत सारे लोग ज्योतिष को उतना नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तो ये मेरा भी सवाल है आपसे, क्या किस्मत कर्म से बदली जा सकती है? मेरी किस्मत में अगर कुछ लिखा है तो मैं अपने एक्शन, अपने कर्म से उसे चेंज कर सकती हूँ? देखिए, ज्योतिष को क्यों नहीं मानता है व्यक्ति? क्योंकि ज्योतिष को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष विज्ञान की जननी है। ज्योतिष वेद पुराण इत्यादि में नेत्र है। तो ऐसे में ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष ही नहीं, ज्योतिष तो एकदम सत्य है, शाश्वत सत्य है। ज्योतिषी गलत होता है। कई बार ज्योतिषी अपने लालच बस यहाँ वहाँ की स्थितियाँ, कहीं रत्न हैं तो ऐसे प्रलोभन में आकर के और इन सब चीज़ों से ग्रह शांति होती है, गलत प्रकार के उपाय बता करके हम सब आप लोगों का जो तो और ज्योतिष का निश्चित तौर पर नुकसान करता है।
तो ऐसे में हमको सही सलाह लेने के लिए एक तो सही ज्योतिषी का चुनाव करना चाहिए, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से फ्रॉडगिरी ना हो। क्योंकि थोड़े से लालच में आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह कहीं पन्ना पहन लो, कहीं पुखराज पहन लो, इस प्रकार से लोगों को ज्योतिष विद्या के द्वारा ठगा जा रहा है। जबकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो रत्नों की उत्पत्ति के विषय में तो बहुत सारे श्लोक दिए हैं, लेकिन इस रत्न से ये ग्रह शांति होती है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। राजे महाराजे लोग अपना वैभव बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए जूतियों में, मुकुट में, सिंहासन में, पीकदानी तक में जड़वाते थे। और अगर देखा जाए तो जो ग्रह हैं ये दैवी ऊर्जा शक्ति है, ये पूजा पाठ आराधना से प्रसन्न होते हैं। और इनको अगर देखें तो ये रत्न प्राकृतिक चीज है, ये ऊपरी आवरण है, अर्थात आभूषण हैं। इनको दिखा करके हम ग्रहों को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ग्रह प्रसन्न करने के लिए 11,000 के पुखराज की आवश्यकता नहीं है, 11,000 के धूप बत्ती का से ही काम चल जाएगा। अगर ऐसा होता तो गरीब आदमी की तरफ तो भगवान देखता ही नहीं है, जो पन्ना पुखराज पहने होता उनकी तरफ देखता। तो ये सब कहना गलत है। ज्योतिष को कमजोर तो हमारे ज्योतिषियों ने ही किया है, लेकिन ज्योतिष शाश्वत सत्य है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, आपने का जो प्रश्न है वो बहुत ही गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्न है। आपने कर्म और करतूत के बारे में चर्चा किया। हमारी किस्मत अगर अच्छी है और कर्म भी हम अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी है और कर्म हम अच्छे नहीं कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी हमको असफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे में कर्म और करतूत का है समान अधिकार। हमारा ये करतूत और किस्मत, इन दोनों चीज़ों का समान अधिकार है। हम कहते हैं पुरुषार्थ वह है जो भाग्य की रेखाएं बदल दे, हाथ की रेखाओं को, हाथ की लकीरों को बदल दे। तो पुरुषार्थ को भी महत्व दिया गया है, पुरुषार्थ का आधा अंक है। आप अगर कर्म ही नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मेरे भाग्य में तो लिखा है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली का मेरे पास टिकट है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा आपको। भले आपके भाग्य में लिखा है ये चीज़, रिजर्वेशन है आपका और वहाँ पर आपका सीट नंबर आरक्षित है, सब कुछ है, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा और समय पर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप किसी भी समय कर्म करें, जो कर्म करने का कर्मकाल होता है, जो समय होता है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपको रेल स्टेशन जाना पड़ेगा। तब आपको भाग्य में जो लिखा हुआ है, जो आपका रिजर्वेशन है, सीट नंबर है, तब वो प्राप्त होगा। तो जब आप कर्म करेंगे तो भाग्य का प्राप्त होगा, कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य का प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। बहुत धन्यवाद पंडित जी। मेरे साथ मौजूद थे भोपाल के, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुल के बात की। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि इनकी बताई गई बातें जब जब ये सचेत करते हैं, इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो लगभग सच निकलती हैं। इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा पंडित जी को स्वागत के साथ बुलाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल सबकी खबर के साथ। धन्यवाद।